ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 गैसेज। चलिए हेडिंग लिखिए, इससे लिखते हैं कॉन्ट्रास्ट हो गएगा। ध्यान रखिए क्या लिखा गया है, देखिए 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। लेकिन ध्यान रखिएगा बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, किससे बोलेंगे तो बोर्ड पे मैकेनिज्म में बताएंगे ना। लेकिन ध्यान रखिएगा फाइनली ये किससे जाएगा, प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जाएगा। किससे जाएगा, प्लाज्मा से। तो ध्यान रखिएगा कि किसके थ्रू आ जाएगा ये, और लिखवाइए आप, दो कंपोनेंट्स और हैं। 7% तो टोटल प्लाज्मा से कितना गया, दोनों जाएगा प्लाज्मा से। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट 7% ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा। उस डायग्राम बनाएंगे ना एक ही बार में सब क्लियर होगा। लेकिन ये जो है ना 70% ये अपना थोड़ा सा फॉर्म को क्या करता है, चेंज करता है। तो बोर्ड पे देखो, अब बोलिए आरबीसी के द्वारा कितना जाएगा, है ना 23%। एक और डेटा क्या दिया है बुक, 25% और या कितना 23% ऑफ CO2 बस। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे आरबीसी का। आरबीसी के चारों तरफ क्या होगा, सिंपल सा है ना, ब्लड से ही जाएगा ना, किससे जाएगा। तो एक ब्लड का मीडियम लेंगे, एक आरबीसी का डायग्राम बनाएंगे। आरबीसी के चारों तरफ क्या होगा, ब्लड के कंपोनेंट के चारों तरफ क्या होगा, प्लाज्मा होगा। क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और तीनों में डिवाइड कर देंगे कि कौन किससे जाएगा। तो आपको डायग्राम में दिख जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको लिखो। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है आपके बुक का। क्या पूछा है, व्हाट आर द मेजर, है ना, मैकेनिज्म या मेजर रूट पूछा है CO2 ट्रांसपोर्ट का। लिख लेना एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 का आंसर। हाँ क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको देखेंगे। तो अपना जो पूरा का पूरा चैप्टर ये था, इस चैप्टर का क्या नाम था, इस चैप्टर का नाम क्या था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या आपको ब्रीदिंग समझ में आया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आया, नॉर्मल मैकेनिज्म और फोर्सफुल मैकेनिज्म। तो वो हो गया आपका ब्रीदिंग। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज समझ में आया। कितना लेवल पे होगा, 2 लेवल पे होगा। सबसे पहले एल्वियोलाई पे होगा, दूसरा किस लेवल पे होगा, टिश्यू लेवल पे होगा, है ना। तो यही 2 टॉपिक के नाम से ये चैप्टर था। लेकिन पूरे कंप्लीट रेस्पिरेशन में कितने स्टेप आएंगे, 5 स्टेप। कितने स्टेप, 5 स्टेप। सबसे पहला क्या था, ब्रीदिंग था या एक्सटर्नल वेंटिलेशन था या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था। आई बात समझ में, जिसमें हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर के बीच में गैस का एक्सचेंज होता था। बाहर से ऑक्सीजन अंदर आता था, अंदर से CO2 बाहर जाता था। आई बात समझ में। सेकेंड क्या था,
जब बाहर से लंग्स में आ गया उसे ब्रीदिंग बोले, अब क्या होगा, लंग्स से ब्लड में जाएगा, क्या होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। या कौन सा प्रोसेस से हुआ था, सिंपल डिफ्यूजन से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। आई बात समझ में, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर, है ना। उसके बाद क्या था, जब डिफ्यूज होकर आ जाएगा लंग से एयर हमारे ब्लड में, तो ब्लड का काम क्या है, पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचा देना। आई बात समझ में, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। देखिए, तो ट्रांसपोर्ट में दोनों होगा ना, जो अच्छा एयर होगा एटमॉस्फेयर से जो आया है उसको बॉडी के सेल तक पहुंचाना, अब बॉडी के सेल में जो CO2 बना होगा उसको वापस उठाकर बाहर फेंकना। तो वही ना हम पढ़ रहे हैं अभी। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या पढ़े थे, ये जो इसका पहले वाला कंपोनेंट था क्या पढ़े थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आज क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। आई बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा कि एवरी 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो 5 ml ऑक्सीजन देता था टिश्यू लेवल पे, टिश्यू को ले जाकर देता था। यहाँ भी तो एक बनेगा पॉइंट कि एवरी 100 ml जो CO2 होगा, सॉरी एवरी 100 ml जो ब्लड होगा, तो कितना लेवल, कितना ml CO2 को कैरी करेगा, तो 4 ml। कितना, 4 ml। ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, एवरी 100 ml, बोलिए, ब्लड, कैसा ब्लड, देखिए यहीं पे तो हो जाएगा ना। अगर ये ऑक्सीजनेटेड लगा देते, है ना, तो कितना ml ऑक्सीजन करता डिलीवर, 5 ml को। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवरी 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या लिखेंगे, कैरी, या क्या लिखेंगे, डिलीवर्ड, है ना, 4 ml, कितना, CO2 टू द। अच्छा ध्यान रखिए, जब ऑक्सीजन था तो टिश्यू को देता था, लेकिन ये CO2 है तो टिश्यू से उठाएगा ही, तो देगा किसको लाकर, फाइनली एल्वियोलाई को। किसको देगा, एल्वियोलाई को, है ना। तो ध्यान रखिए क्या लिखे हैं, एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी या डिलीवर 4 ml CO2 टू द एल्वियोलाई ऑफ, हाँ, आई बात समझ में। तो ये लिखिए, एक डायग्राम बनाकर इस सारे बातों को हम समझाएंगे अभी। वही आपका मेन मैकेनिज्म होगा, क्योंकि अभी जो डेटा लिखा हुआ है ये उतना समझ में नहीं आएगा कि कौन कैसे जा रहा है, तो उसी डायग्राम से क्लियर होगा। आरबीसी का शेप कैसा होता है, शेप बाइकॉनकेव शेप होगा। कैसा होगा, बाइकॉनकेव, है ना। लेकिन समझने के लिए हम पूरा एक सर्कल टाइप का ले लेंगे। इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को भी समझने में, तो ध्यान रखिएगा, CO2 कितने पार्ट में डिवाइड होकर ट्रांसपोर्ट होगा, 3 पार्ट में। आई बात समझ में। चलो अब एक डायग्राम हम बनाएंगे, वो डायग्राम होगा आरबीसी का। किसका होगा, आरबीसी का। ब्लड में क्या क्या होता है, पिछले क्लास में थोड़ा सा बताए थे ना, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, है ना, एक सॉलिड और एक लिक्विड, है ना। लिक्विड कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, फ्लूइड मैट्रिक्स बोलेंगे या ब्लड प्लाज्मा बोलेंगे, बोलिए। लिक्विड कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, फ्लूइड मैट्रिक्स या ब्लड प्लाज्मा। कितना होगा परसेंटेज में, है ना, 55% होगा प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट। अब 45% क्या होगा, उसे ब्लड कॉर्पसल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट बोलेंगे। आई बात समझ में। उसके कितने कंपोनेंट, 3। सबसे पहले आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी में हेल्प करता था। प्लेटलेट का क्या काम था, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता था ना, अगले चैप्टर में पढ़ना है सर्कुलेशन में। लेकिन आरबीसी का काम क्या था, ऑक्सीजन कैरी करना था, पढ़ लिया पिछले क्लास में। आरबीसी का कलर रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। आई बात समझ में। लेकिन डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है। बायो में ध्यान रखिएगा, कहीं भी ल्यूको टर्म आ जाए ना, तो व्हाइट को ही कलरलेस लिया गया है ना, ल्यूको मतलब व्हाइट होता है। अब बायोलॉजी में व्हाइट को क्या लिया गया है, कलरलेस लिया गया है ना। बाकी डाइवर्सिटी में पढ़ाया गया होगा ना, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी को क्या पढ़ाया होगा, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना। तीन क्लास पढ़े ना एल्गी में। तो रेड मतलब, इरिथ्रो मतलब क्या होगा, रेड होगा, या रोडो मतलब क्या होगा, रेड होगा। जेंथोफिल पिगमेंट पढ़े होंगे, तो जेंथो के मतलब क्या होता है, येलो, है ना। फिल मतलब क्या होता है, लीफ
क्लोरोफिल, तो उसमें कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरो मतलब ग्रीन, फिल मतलब लीफ। आई बात समझ में? तो चलो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, तो ध्यान दो, बनाओ। देखिए किसका डायग्राम है पहले समझ लीजिएगा। हमने एक आरबीसी का डायग्राम बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? सिंगल आरबीसी का डायग्राम बनाएंगे। समझने के लिए ना पूरा हम ले लेंगे सर्कल टाइप का। आप लोग बतलाइए कि अगर इसको हम आरबीसी मान ले, क्या मान ले? इसको हम आरबीसी मान ले, तो इसके चारों तरफ का मीडियम क्या होगा? प्लाज्मा होगा। क्या होगा? प्लाज्मा होगा ना। तो समझ के लिखो तब फायदा होगा। बोलिए ये सब क्या होगा? बोलिए चारों तरफ क्या होगा? तो ध्यान रखिए, एक तरफ इधर क्या लेंगे हम? टिश्यू को उठाएंगे। क्या लेंगे? टिश्यू को। इधर क्या ले लेंगे? एल्वियोलाई को। किसको लेंगे? एल्वियोलाई को। तो ध्यान रखिएगा डायग्राम किसका है? आरबीसी का है ना। अच्छे से समझना इस बात को। ये क्या है? टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है ना। तो इस टिश्यू किससे मिलके बना है? सेल से। तो ध्यान रखिएगा नीचे एक बनाते हैं, ये मान के चलिए कि सेल होगा, है ना। तो इसमें क्या देखिए, ध्यान रख, बहुत इंक बाहर आ रहा है इसमें। तो सेल के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हुआ होगा? बोलिए, कनेक्ट हो जाएगा पूरा। सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ होगा। आई बात समझ में? तो सेल को क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन। क्या चाहिए होगा? बोलिए O2, है ना। तो इसको क्या चाहिए? यहाँ पे लिखते हैं ना, इसको चाहिए क्या? O2। इसके अंदर बना क्या होगा? बोलिए बना क्या होगा? तो ये बाहर निकलेगा ना। यही तो समझना है ना कि O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर निकलेगा। तब मानिए कि 100% CO2 यहाँ पे बना, चाहे जितना भी बना होगा। हम आपको ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं तो परसेंटेज में बता रहे हैं ना। तो 100% CO2 निकला। कितना निकला? देखो इधर, कहाँ ध्यान है? समझ में नहीं आ रहा है? हाथ हटाओ सर से। देखो, देखिए यहाँ पे 100% CO2 है, तो कितना कंपोनेंट में बांटेंगे? 3 कंपोनेंट में। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो 7% जो है ना, डायरेक्ट प्लाज्मा में चला जाता है। कितना? बोलिए 7% किसमें चला जाएगा? हाँ, डायरेक्ट प्लाज्मा में चला जाएगा। लेकिन बाकी कितना बचा? 93%। कितना बचा? ये कहां पे एंटर कर गया? आरबीसी में। कितना पे? है ना, 97%। कितना चला गया? अब ये फिर 2 पार्ट में टूटेगा। 93 होगा ना। अब ये बटेगा, बतलाइए बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितना परसेंट जाएगा? 70%। तो ये टूटेगा कितना परसेंट? 70% CO2। और कितना बचेगा इधर? तो देखिए, हम आपको लिखवाए थे कि 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, लेकिन प्लाज्मा से जाएगा। तो कैसे भी जितना जल्दी निकल के इसको किधर से भी बाहर भगाएं। आई बात समझ में? तो देखिए ये क्या काम करता है CO2। अच्छे से देखिए, बुक में आपको दिया है लेकिन कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिया है। उधर देखिए CO2 से क्या किया है? वाटर को रिएक्शन कराया है। तो हमारे आरबीसी से वाटर लेता है। क्या लेता है? हाँ। और ये बनाएगा क्या? H2CO3। क्या बनाएगा? है ना, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेंगे? और एक ध्यान रखिएगा, एंजाइम्स आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे जो फास्टेस्ट एंजाइम काम करने वाला होता है ना हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बोलेंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज्यादा पाया जाएगा आरबीसी के अंदर, और थोड़ा मोड़ा प्लाज्मा में भी पाया जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है ना इसको जोड़ने में, इसमें सीए का बहुत बड़ा रोल होता है। सब के सब, हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिखेंगे फुल फॉर्म। ये डायग्राम गंदा होगा ना, इसलिए कम ही लिखते हैं। तो ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा भर दिया गया इसमें। यहाँ पे हम फुल फॉर्म लिख देते हैं सीए का, है ना। यहाँ पर भी पाया जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। ये हमारे बॉडी का ना सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। ध्यान रखिएगा, सबसे फास्टेस्ट। तो करेगा क्या? एंजाइम का काम क्या है? तो CO2 को वाटर से बाइंड कराना। तो क्या बन गया? हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रिवर्सेबल मैनर में बाइंड किया था, फिर ये टूटेगा भी तुरंत।
ध्यान रखिएगा, इसको फिर तुड़वाएगा भी, क्या करेगा बोलिए। तो फिर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसमें टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट H प्लस एन, बोलिए CO3 माइनस। आई बात समझ में। तो एक चीज रेफरेंस ध्यान रखिएगा कि इधर हम टिश्यू लिए हैं तो इधर क्या लेंगे हम, है ना, सेल नहीं लेंगे, एल्वियोलाई या लंग्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे। हाँ चलिए, इधर क्या ले लेंगे बोलिए, एल्वियोलाई, क्या ले लेंगे बोलो। तो देखिए प्लाज्मा में ना सॉल्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या पाया जाएगा, ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो इधर से कार्बोनेट है ना, देखो अच्छे से, ये कार्बोनेट अब यहां से कहां भाग जाएगा, बाहर, कहां भागेगा, इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस, कितना माइनस, एक। तो यहां से बाहर निकलेगा, सोडियम के साथ मिलकर बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बनाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी को बाइकार्बोनेट मान लिया गया है। तो किसमें आ गया फाइनली, ये एक जगह हम लिख लेते हैं रेफरेंस के लिए, ये टोटल बाहर का मीडियम है क्या बोलिए, प्लाज्मा। तो अब आपको समझ में आया तो कितना परसेंट CO2 कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आया बोलिए। इसी को क्या बोला गया है, इसे बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। तो कितना परसेंट बोलिए, 90 नहीं 70, है ना। तो टोटल प्लाज्मा में कितना आया CO2, डायरेक्ट कितना एंटर कर गया था 7%, और ये आरबीसी के द्वारा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर फाइनली कहां आया, ये प्लाज्मा में कहां आया। तो प्लाज्मा से टोटल CO2 कितना ट्रांसपोर्ट होगा, 70 प्लस 7 77, बचा कितना 23%। तो ध्यान रखिए ये जो 23% है CO2, तो ये क्या काम करेगा, एक इसमें और पाया जाता है पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी टूटेगा K प्लस हीमोग्लोबिन प्लस O2। तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी आरबीसी के अंदर बनता है। तो ये ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन किसको चाहिए, एल्वियोलाई को चाहिए, टिश्यू को चाहिए, टिश्यू को चाहिए ना। ये टूटकर कहां जाएगा, है ना, टिश्यू को या सेल को। आई बात समझ में। तो यहां से क्या बचा, पोटेशियम, यहां से क्या बचा हीमोग्लोबिन, यहां से क्या बचा H प्लस, क्या बचा। तो ध्यान रखिएगा, और यहां से क्या आएगा CO2, क्या आएगा, तो ध्यान दो अच्छे से, H प्लस को यहां से उठाएंगे और हीमोग्लोबिन को यहां से उठाएंगे, तो H.H भी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ये H प्लस वाला है और ये हीमोग्लोबिन है। आई बात समझ में। तो प्रोटीन जो होता है ना, ये बाद में बायोमोलिक्यूल्स का चीज है, आपको समझ में आएगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह ना 9th नंबर चैप्टर में पढ़ना है 11th में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोटीन्स जो होता है अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, किसका है, अमाइनो एसिड का। एक उसमें अमाइन ग्रुप होगा, एक उसमें क्या होगा COOH एसिडी ग्रुप होता है। तो ध्यान रखिएगा कार्ब अमीनो क्यों बोलेंगे, NH2 को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा NH2 इसको क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, है ना, या अमाइन भी बोलते हैं। किससे बना है, अमोनिया से, ये बात आपको पहले से पता है ना। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, इससे क्या बोलेंगे अमीन या अमाइन। आई बात समझ में, अमीन या अमाइन बताएंगे केमिस्ट्री वाले सर। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो ध्यान दो इसको कैसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, HBCO2 ये लिख सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे कार्ब, है ना, इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या टर्म लिया गया है कार्ब, और इसमें NH2 ग्रुप होता है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है ना, तो इसमें अमाइनो ग्रुप होता है NH2, तो इसीलिए यहां से मिलाकर लिख दिया गया है। आपसे फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा ना कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे हुआ। आई बात समझ में। तो प्रोटीन में अमाइनो ग्रुप पाया जाता है NH2, आई बात समझ में, वहां से लिया गया। कार्ब के मतलब क्या लिया गया,
CO2, कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं ना, कभी कभी CO2 को बोल देते हैं ना। HB मतलब क्या हुआ, ये हीमोग्लोबिन हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, ध्यान दो क्या बोलेंगे, नाम बतलाइए, कार्ब, क्या बोलेंगे, अमाइनो, हीमो, चलिए नहीं समझ में आया, जाएगा थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि बुक में कुछ दिया ही नहीं है, एक लाइन लिख कर निकल गया है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की कुछ भी समझाया नहीं है। ये दोनों समझ में आ गया होगा ऊपर वाला, कोई डाउट। ये जो तीसरा जो है ना 23% जो CO2 बनता है, तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स बच जाते हैं, है ना, ये ना ब्लड में पाया जाता है आरबीसी के अंदर, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन है, तो ध्यान रखिएगा टूटता है तो यहाँ से हीमोग्लोबिन और यहाँ से हाइड्रोजन आपस में बाइंड कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे, और ये CO2 के साथ भी क्या कर लेता है, आपस में बाइंड कर लेगा, मतलब रिएक्ट कर लेगा, तो ये और ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, बस आप ऐसे ध्यान रखिए, समझ में आ जाएगा। 23% CO2 ये H+ के साथ और ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, आई बात समझ में, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, उसके फॉर्म में क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये आरबीसी के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, ये बाहर नहीं आएगा, है ना, ये आरबीसी के द्वारा ही क्या होगा, जैसे जैसे आरबीसी जहां जाएगा ना ब्लड में, वहीं आरबीसी के द्वारा ही जाएगा, लेकिन ये बाकी लोग बाहर निकल गया था, किसके द्वारा जाएगा, प्लाज्मा के द्वारा जाएगा। 77% जो CO2 है वो तो बाहर निकल गया था, तो प्लाज्मा के थ्रू जाएगा, लेकिन बाकी ये जो 23% बना, कितना बना ये 23%, तो ये कहीं बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा, नाम हम बाहर निकाल कर लिख दिए, ये इसी के साथ ढूंढते हुए जाएगा, आरबीसी जहां जहां जाएगा ना ब्लड में, तो आरबीसी के अंदर ही होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, आरबीसी के द्वारा जाएगा, लेकिन बाकी ये 77% कैसे जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा, और ये क्लियर तब होगा आपको जब ब्लड और प्लाज्मा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जितना भी हार्मोन्स है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है ना, सब प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है, किससे होता है, प्लाज्मा से, ध्यान रखिएगा, ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका काम बांटा हुआ है ना, जितना भी मिनरल्स पाया जाता है ना, सब ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है, जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है ब्लड के प्लाज्मा से जाता है, आरबीसी से नहीं जाता है। आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना है, इसका कैसा शेप होगा, बाई कॉन्केव शेप होता है, रियल में ऐसा शेप होता है आरबीसी का, ध्यान रखिए कैसा शेप होगा, रियल में ऐसा शेप होता है, आई बात समझ में, लेंस पर है ना 10th में, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, तो कैसा शेप है इसका, बाई कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव है, इसे क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे इसे, बाई। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव, क्यों होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करे, आई बात समझ में, इसीलिए तो इसमें सेल ऑर्गेनिल्स वगैरह भी नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, सेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म लिखना, ये बनाना नहीं है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, एग्जाम में वही था जो टेबल में आपको लिखा दिया गया, ये आपको क्लियर कराने के लिए हमें डायग्राम बनाकर समझाए हैं, आई बात समझ में, आपको जो पढ़ाना था वो हम कॉपी में लिखाए थे, 3 पॉइंट वही था, सारा डाउट कहाँ से क्लियर हो गया, अगर हम बोल देते कि याद कर लेना है तो बहुत ईजी था, याद था ना, ये बनाने के बाद ही डाउट क्लियर हुआ, ये नहीं बनाया जाता तो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे चल रहा है, आई बात समझ में, तो बुक भी इसको नहीं दिया है, सिंपल सा एरो दिया है, पढ़िए वहां पे, देखिए वहां पे ट्रांसपोर्ट में लिखा है, देखो वाटर CO2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2CO3, या फिर दोबारा क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, आई बात समझ में, तो एक बार रीड कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बुक। आइए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पे आइए, आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि कितना पढ़ना था, है ना। चलिए आओ टॉपिक पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना उसके नीचे टॉपिक है, पढ़िए हेडिंग, CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, आई बात समझ में, इधर देखो, बोर हो रही हो, बोर हो रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो आ गया तब उतना क्या उदास होना है, देखो यहाँ पे बुक निकालो, उसके साथ बैठो जाकर, जब तक बुक नहीं पढ़ोगी कैसे समझ में आएगा, तो बिना समझाए कैसे पढ़ लोगी, चलिए पढ़िए, CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, आई बात समझ में, तो हीमोग्लोबिन में कैसे जाएगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, आरबीसी के द्वारा जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, आरबीसी के द्वारा, आगे पढ़िए, अबाउट 20 to 25%, लेकिन एक्चुअल डेटा कितना होगा 23%, पढ़िए आगे, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किससे था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से लिए थे, आई बात समझ में,
तो CO2 को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या फेवर करेगा, ज्यादा CO2 होना चाहिए कि ज्यादा O2 होना चाहिए, ज्यादा CO2 होना चाहिए कि ज्यादा O2 होना चाहिए, ज्यादा CO2 होना चाहिए ना, कि ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। आई बात समझ में, पढ़िए आगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज अ मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। तो ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो उसको अपोज कौन कर रहा था, इंटरफेयर कौन कर रहा था, CO2 वगैरह कर रहा था ना, कि नहीं बाइंडिंग करने देंगे। जब यहाँ पे CO2 का जब ट्रांसपोर्ट होगा, बाइंडिंग होगा, तो इसको इंटरफेयर कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन, है ना। आगे पढ़िए। When PCO2 is high, partial pressure of CO2 high and PO2 is low, कहाँ पे होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई कहाँ पे होगा और ऑक्सीजन लो कहाँ पे होगा, टिश्यू लेवल पे होगा। कहाँ पे होगा, टिश्यू लेवल को। तो इस लाइन को पढ़िए, when PCO2 partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low as in the tissue, लिखा है ना, टिश्यू, more binding of carbon dioxide occurs whereas the PCO2 is low and PO2 is high in alveoli, dissociation of CO2 कार्बोमाइनोहीमोग्लोबिन takes place। तो क्या लिखा है कि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, है ना, और सॉरी टिश्यू लेवल पे CO2 ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। तो ज्यादा कौन बाइंड करेगा, CO2। यही चीज एल्वियोलाई लेवल के बारे में लिख रहा है कि जब ये एल्वियोलाई के पास आएगा तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होगा और CO2 कम होगा, तो फिर ये बाइंडिंग क्या होगा, टूटेगा। फिर ये बाइंडिंग क्या होगा, टूटेगा। आई बात समझ में, तो फिर ये बाइंडिंग क्या होगा, टूटेगा। एल्वियोलाई लेवल पे क्या होगा, टूटेगा। तो इस लाइन को पढ़िए तब समझ में आएगा, है ना। तो पीछे से ही दिया है, ध्यान रखिएगा। More binding of CO2 occurs whereas the when PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, dissociation of CO2 from the carboaminohemoglobin takes place. CO2 which bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli। तो ध्यान रखिएगा, जो टिश्यू के लेवल पे बाइंड किया है वो कहाँ पे जाकर टूट जाएगा, एल्वियोलाई पे। ये भी है ना कंपाउंड, ये भी जाकर क्या टूट जाएगा, ये भी कंपाउंड एल्वियोलाई पे जाकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखिए ये जो है ना एल्वियोलाई के पास जाएगा तो टूटेगा, तभी ना CO2 के एल्वियोलाई के बाहर फेंकेगा। आई बात समझ में, ये CO2 को एल्वियोलाई को टूटना भी तो चाहिए ना, तभी ना बाहर फेंकेगा। आगे पढ़ो। RBC contain a very high concentration of the enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या लिखा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ध्यान रखिएगा, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये RBC में भी होगा और प्लाज्मा में भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, RBC के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, RBC के अंदर होगा। तो पढ़िए, RBC contains a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantity। minute मतलब क्या, बहुत कम क्वांटिटी। minute मतलब क्या, बहुत कम क्वांटिटी। minute quantity of the same, same मतलब क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में बात कर रहा है ना। of the same present in the plasma too, मतलब प्लाज्मा में भी होगा थोड़ा सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आगे पढ़िए। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ कंडीशन, है ना, बोथ डायरेक्शन। देखिए CO2 वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3, और इसको करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H+ में। एक पैराग्राफ है, पढ़ लो नीचे। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। तो टिश्यू के साइट पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई क्यों है, कैटाबोलिज्म के कारण है। किसके कारण है, यहाँ पे जो होता है ना, कौन सा रिएक्शन होता है टिश्यू के लेवल पे, है ना, केटा। समझ में नहीं आ रहा है, टाइम क्या लग रहा है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। तो टिश्यू के साइट पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, हाई होगा, है ना। ड्यू टू कैटाबोलिज्म CO2 डिफ्यूज इनटू RBC। ध्यान रखिए, लिखा इस बात को जो हम बताए हैं ना, ये जो बताए हैं ये लिखा है कि CO2 ज्यादा होगा। आई बात समझ में, तो CO2 किसमें डिफ्यूज हो जाएगा, RBC में, डिफ्यूजन से जाएगा। लिखा है ना, पढ़ो अच्छे से इस लाइन को, यहीं से उठा लेगा क्वेश्चन। CO2 डिफ्यूज इनटू RBC एंड प्लाज्मा। तो CO2 कहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, अच्छे से पढ़िए इस लाइन को, इस डायग्राम से ही सॉल्व होगा। पढ़िए अच्छे से इस लाइन को। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। इसका बात कह रहा है, बोर्ड पे क्या है, टिश्यू है, यहाँ पे CO2 ज्यादा क्यों हुआ, कैटाबोलिक रिएक्शन के कारण। आई बात समझ में, तो क्या लिखा है, CO2 डिफ्यूज इनटू RBC एंड प्लाज्मा। तो CO2 कहाँ जाएगा, RBC में भी डिफ्यूज किया और प्लाज्मा में भी डिफ्यूज किया। आगे पढ़िए। एंड फॉर्म हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H+। तो क्या बनाएगा, यहाँ पे यही लिखा है, HCO3 और H+ बनाया ना। आगे पढ़ो। एट द एल्वियोलर साइट, यहाँ एल्वियोलाई के बारे में बता रहा है, यहाँ के बारे में। एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 इज लो। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, लो होता है, कम होता है।
द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। तो ध्यान रखिएगा एल्वियोलाई पे टूट जाएगा तो रिएक्शन कैसा होगा, बोलिए, रिवर्सेबल होगा कि इरिवर्सेबल होगा? रिवर्सिबल होगा, है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन ना एक बार हो जाएगा तो वापस नहीं आता है बैक में, लेकिन रिवर्सिबल क्या होगा, है ना, टूटते बनते रहता है। इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। आगे पढ़िए, है ना, फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन वाटर, दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल। ध्यान रखिएगा ट्रैप लिख रहा है, ट्रैप मतलब बाइंड कर गया, तो टिश्यू लेवल पे किस लेवल पे बाइंड कर जाता है, बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई इज रिलीज आउट CO2। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, every 100 ml deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to alveoli। तो ध्यान रखिएगा कितना ml CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा एल्वियोलाई को, 4 ml, लेकिन ऑक्सीजन टिश्यू को कितना करता था, 5 ml। आई बात समझ में? तो ये दो लाइन समझाने के लिए जो लिखा ना, CO2 टिश्यू लेवल पे हाई होता है और वो डिफ्यूज करता है प्लाज्मा में और आरबीसी में, इसके लिए पूरा डायग्राम बनाया गया और पूरा मैकेनिज्म आपको बतलाया गया है। आई बात समझ में? चलो अब क्या पढ़ेंगे हम, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्या पढ़ेंगे, ये छोटा सा सबसे इजी टॉपिक है। चलो अब टॉपिक क्या पढ़ेंगे, है ना, लास्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? तो रेस्पिरेशन को नहीं, हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग को करेंगे रेगुलेट, सांस लेने को छोड़ने को क्या करेंगे, फोर्सफुल भी कर सकते हैं ना। तो कौन करता है रेगुलेशन, हमारा जो रेगुलेशन सेंटर है जो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, उसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होता है, तो थोड़ा सा ना ब्रेन वाला जो टॉपिक है ना, नर्वस सिस्टम का, थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पे साइड में, है ना, रफ स्केच बनाएंगे। ध्यान रखिएगा हमारा जो CNS है, ध्यान रखिएगा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। किससे होता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ब्रेन के कितने पार्ट होंगे, बोलो, सबसे पहला, दूसरा मिड ब्रेन, लास्ट हिंड, फोर ब्रेन के पार्ट के नाम बताओ, सेरी, सेरिब्रम, थैलेमस, है ना। थैलेमस का कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट, इपीथैलेमस, ध्यान रखिएगा, है ना, थैलेमस और सॉरी डाइसेफिलॉन होगा नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए फोर ब्रेन का, है ना, सेरिब्रम जो होता है ये वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कौन करेगा, वॉलेंट्री को, और इनवॉलेंट्री को कौन करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। तो हमारा जो है ना मेन जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसे मेडुला ऑब्लंगेटा ही बोलते हैं, लेकिन हम अपने इच्छा अनुसार भी तो सांस को कम बेसी कर सकते हैं ना। तो वो कौन करेगा, कौन करेगा, सेरिब्रम करेगा। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे बताया गया है ना। और ये हाइंड ब्रेन का कितना पार्ट होगा, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, बोलिए बोलिए, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारा काम है। किससे काम है, मेडुला ऑब्लंगेटा से। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसे क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लंगेटा। आई बात समझ में? लेकिन अपने इच्छा अनुसार हम रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग के रेट को हम अल्टर करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, सेरेब्रम के अनुसार। तो ये नहीं पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है ना। ये दोनों का रोल है। पॉन्स को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आएगा इसमें रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में, है ना। न्यूमो मतलब एयर होता है, क्या होता है, न्यूमो मतलब क्या होगा,
एयर। टैक्सिस मतलब क्या होगा? मूवमेंट होगा। क्या होगा? मूवमेंट। तो ये दोनों से लेना देना है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमारे काम में आएंगे। सेरिबेलम का काम क्या है ना? वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, जैसे चल रहे हैं, लिख रहे हैं, साइकिलिंग है, राइडिंग है, तो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी कौन बनाकर रखेगा? सेरिबेलम। कौन रखेगा? सेरिबेलम। तो हमारा कौन सा पार्ट काम का है अभी? पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो लिखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्या पढ़ेंगे? है ना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ऑब्लिक देकर दोनों लिख लेंगे। तो 3 सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। कितना सेंटर? मेनली, है ना, मेनली कितना सेंटर? 3 सेंटर, है ना। तो हेडिंग दीजिए। किससे होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो 3 सेंटर होगा। कितना सेंटर होगा? 3 सेंटर। तीनों सेंटर का नाम लिखेंगे। चलिए, तीनों का नाम लिखो। तीनों के बारे में एक डायग्राम बनाएंगे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का, और एक डायग्राम बनाएंगे पोन्स का। उसके बाद हम समझेंगे इसको अच्छे से। तो कितना सेंटर होगा बोलिए? ब्रीदिंग को या रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में कितना सेंटर प्रेजेंट होगा? 3 होगा। नाम बोलिए। डोर्सो रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक क्या होगा? वेंट्रो रेस्पिरेटरी ग्रुप, और तीसरा क्या होगा? पोन्स होगा। क्या होगा? पोन्स होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों है ना, मेडुला का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट है। डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड का जो पोजीशन है ना, उसको ले लेते हैं रेफरेंस में। वो मैकेनिज्म से बोर होने लगे, CO2 के ट्रांसपोर्ट वाला जो डायग्राम था, उसी से ना ज्यादा परेशानी बढ़ गया ना। अगर उसको पढ़ाया ही नहीं जाता तो पता भी नहीं चलता, ऐसे में तो समझ में आता क्या होता। वो पता आपको 1-2 साल बाद पता चलता, जब नीट के पेपर में बैठते, लगता कि पूरा हमारा पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, लेकिन 360 में से 220 200 में निपट जाता, तब पता चलता। अब है कि 360 में 360 कॉपी से बाहर वो नहीं जाएगा। कहाँ ले जाएगा वो? अगर आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझ में आ गया तो आपका बायो का तैयारी पूरा है। बस सिंपल सी बात है, वो टाइम अब फिजिक्स पे दो, केमिस्ट्री पे दो, बात सीधी है। जितना ज्यादा पढ़ोगे दूसरे सब्जेक्ट का समय बर्बाद होगा। क्या नहीं, जैसे बायो का काम क्या है, ध्यान रखिएगा, बायो घर पे जाकर पढ़ने का चीज नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप क्लास के लिए 10 मिनट पहले आए, 15 मिनट पहले आए,
पेज पलट कर देख लिए, हो गया आपका बायो। घर पे जो स्टडी होता है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए बना है, ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा अभी से। बुक आपको एनसीईआरटी रीड करना है। हम जितना भी नोट्स बनवाए कॉपी में, उसके क्यों बनवाया जा रहा है? ताकि जो लाइन जो आप एनसीईआरटी पढ़े ना, वो आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो बोर्ड पे बना रहे हैं ना, जो भी मैकेनिज्म बनाए, ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तो बायो नहीं आएगा, नहीं। ये एक लाइन समझाने के लिए है, जो एनसीईआरटी में लिखा था ना कि CO2 टिश्यू लेवल पे हाई होता है और डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा में, आरबीसी में। तो एक लाइन समझाने के लिए पूरा डायग्राम बनाया गया था। ये डायग्राम जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा याद हो चाहे जरूरत हो, वो एनसीईआरटी के लाइन को समझने के लिए बनाया गया था। ये डायग्राम आप कॉपी में ड्रॉ करिएगा तब पर भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी ड्रॉ करिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। वो लाइन आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो उस लाइन को क्लियर करने के लिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर का लेवल से उठाया जाता है। कैसे भी समझ में आएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स हुआ नहीं है तो कैसे आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो ये डीआरजी क्या है, वीआरजी क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है, तीनों के बारे में अभी हम देखेंगे एक डायग्राम से, है ना। एक लाइन लिख लो इसी में, क्योंकि बाद में आंसर लिखना ही होगा। देखिए, एक एक लाइन इसी में जोड़ लो। ये ना सिर्फ इंस्पिरेशन में हेल्प करेगा। किसमें करेगा? सिर्फ इंस्पिरेशन में। लिखिए, बस कंप्लीट हो गया, यहीं पे आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपायरेशन में इसका रोल नहीं होगा। ये जो सेंटर है ना, डोर्सो रेस्पिरेटरी ग्रुप, किसमें हेल्प करेगा? सिर्फ इंस्पिरेशन में हेल्प करेगा, है ना। लेकिन ये कंप्लीट ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। आई बात समझ में? ये कंप्लीट ब्रीदिंग में हेल्प करेगा ये। अब पॉन्स है ना, ये जब जरूरत से ज्यादा, ये नॉर्मली इनएक्टिव रहता है। नॉर्मली क्या रहेगा? नॉर्मली ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे इसको मैसेज जाता है ना कि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, आई बात समझ में, तब ये एक्टिवेट होता है और ड्यूरेशन को क्या कर देगा, जो सांस लेने का जो ड्यूरेशन है ना, टाइमिंग है ना, उसको कम कर देगा। क्या कर देगा? तो ड्यूरेशन को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो रेस्पिरेशन के रेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अगर टाइमिंग कम कर दिया जाए, है ना, तो कितनी जल्दी जल्दी होगा ना, तो ब्रीदिंग रेट घटेगा कि बढ़ेगा? अगर ड्यूरेशन कम कर दिया जाए ब्रीदिंग का, तो रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो बस यही दो लाइन याद रखना है। डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ, बोलिए, ब्रीदिंग। तो इसका क्या रिजल्ट होगा? ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? बस अब डायग्राम बनाकर समझेंगे इसको। हाँ, ये लिख लो, हो गया कंप्लीट रेगुलेशन। अब इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम से। ये बुक का काम आपका पूरा हुआ। मेनली क्या होता है, जितना भी ऑनलाइन वगैरह क्लासेज वगैरह होता है या जो भी क्लास है, बच्चों के साथ किया क्या जाता है, जो बच्चे को समझ में नहीं आए उसको बोर्ड पे डिलीवर ही मत करो, सीधा है ना। से जितना भी क्लासेज वगैरह है, जैसे पीडब्ल्यू वगैरह है, जो भी चलता है, तो किया क्या जाता है, जो एनसीईआरटी से मिला जुला के जो है शॉर्ट में लिखा दो, उसको वो चीज बच्चे को बतलाओ ही मत जिसमें बच्चा अटके। बस हो गया क्लास हल्का, पढ़ के आओ, बैग भरो, एकदम आराम से पढ़ के जाओ। हाँ, एग्जाम में आएगा, लेकिन टीचर वो चीज बताएंगे ही नहीं यहाँ पे बोर्ड पे आपको, उतना मैकेनिज्म जिसमें आपको डाउट हो। जो समझा हुआ चीज आपको डाउट क्रिएट कर दे, वो क्यों बतलाएंगे आपको? इसलिए छोड़ देंगे वो, आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, बोर्ड होगा ही नहीं। चलो, कोई डाउट? ध्यान रखिएगा, कौन होगा रेगुलेशन का? हमारा जो मेन सेंटर कौन होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट है। कैसे ये करेगा ना रेगुलेट, वो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डायग्राम से। कोई डाउट? चलो, बोर्ड पे देखो,
ये किसका पार्ट है? मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है ये? साइड में लिखेंगे, बीच में कुछ और लिखना है। तो पॉन्स ऊपर होगा कि नीचे होगा? मेडुला से नीचे होगा, ऊपर होगा। इसे क्या लिखेंगे? पॉन्स। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर होगा पॉन्स, सबसे नीचे होगा सेरिबेलम, बीच में क्या होता है? ब्रेन का पार्ट बता रहे हैं दोनों का कि पॉन्स ऊपर होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ऊपर होगा। तो मेडुला नीचे होगा ना। तो कितना बात बताए थे? देखिए यहाँ पे कितना साइड होगा? एक क्या होगा? एक क्या होगा? इसे क्या बोले थे? डोर्सल या डोर्सो रेस्पिरेटरी, बोलो, ग्रुप। इसे क्या बोले थे? वेंट्रो रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब किसके रेफरेंस में लेंगे? पॉन्स और मेडुला दोनों को। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डीआरजी है, तो अभी हम बतलाएं कि ये किसको हेल्प करेगा? इंस्पिरेशन को कि एक्सपायरेशन को कि ब्रीदिंग को? ये सिर्फ इंस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इंस्पिरेशन में कौन कौन सा सेल को एक्टिवेट करेगा? बोलिए। डायफ्राम प्लस EICM। तो ये किसको एक्टिवेट करेगा जाकर? हम रेगुलेशन लिखे ना, रेगुलेशन लिखे ना, तो क्या करेगा? इंस्पिरेशन को बढ़ाएगा। तो इंस्पिरेशन होने के लिए किसको किसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा? डायफ्राम एंड EICM। लेकिन ये क्या करेगा? ये कंप्लीट ब्रीदिंग को करेगा। ये किसको करेगा? तो ये किसको किसको करेगा? EICM के बाद कौन बचा? IICM। और क्या बचा? बोलो। एक और मसल्स था, सब आएगा। फोर्सफुल इरेगुलेशन की जरूरत ही कब पड़ जाएगा? और मसल्स था, बोलिए। एब्डोमिनल मसल। कौन सा मसल्स? एब्डोमिनल मसल्स। फोर्सफुल ब्रीदिंग का जहां पे मैकेनिज्म बताया गया होगा ना, उसमें पढ़िएगा, मिल जाएगा। तो देखिए, डीआरजी किसको हेल्प करेगा? देखिए इधर, डीआरजी किस में हेल्प करेगा? इंस्पिरेशन में। तो ये दोनों को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। लेकिन वीआरजी क्या करेगा? कंप्लीट ब्रीदिंग को करेगा। किसको करेगा? कंप्लीट। तो ये सभी को एक्टिवेट करेगा। ध्यान रखिए, यही सिखाना था, ये सभी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, हाँ बोलो बोलो। काम ही काम क्या, सिर्फ इंस्पिरेशन का जरूरत पड़ेगा ना, तो ये एक्टिवेट होता है ना? तो सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करने का ही जरूरत पड़ेगा, तो ये होगा ना। इसमें तो दोनों होगा ना, इनहेल भी होगा, एक्सहेल भी होगा। लेकिन सिर्फ ये इंस्पिरेशन को बढ़ाता है। रेट दोनों में से कोई घट सकता है ना। हो सकता है कि सांस लेने का ही रेट घट जाए, तो उसको कौन मेंटेन करेगा? डीआरजी, है ना। जरूरत से ज्यादा था, मेंटेन कौन करेगा? पॉन्स का क्या काम होता है? पॉन्स का क्या काम होता है? ये ड्यूरेशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। ब्रीदिंग के ड्यूरेशन का क्या कर देगा? कम कर देगा। तो रेट क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के लाइन पे आइए, बहुत कॉम्प्लेक्स करके लिखा है, पढ़िए, जाइए वहां पे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में। बुक लेकर डेली आना है, पढ़िए। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, है ना। ह्यूमन के पास कैपेसिटी होता है ना रेगुलेट करने का बॉडी टिश्यू के अनुसार। चलिए, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। किसके द्वारा होगा? न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। आगे पढ़िए। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। मेडुला रीजन ही क्यों बोल दिया? मेडुला ऑब्लोंगेटा क्यों नहीं बोल दिया? तो मेडुला के आसपास, है ना। मेडुला के आसपास वाला जो रीजन होता है ना, किसके लिए होता है? रेस्पिरेशन के लिए। तो क्या लिखा गया है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो प्राइमरी रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मेडुला रीजन में होगा। इसे क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आगे पढ़िए, फिर दूसरे वाले के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अनदर सेंटर। क्या बोल रहा है? अनदर सेंटर। तो मेडुला के बाद अनदर सेंटर कौन है? ऊपर देखिए लिखा हुआ है डायग्राम में, मेडुला के बाद दूसरा सेंटर क्या है? पॉन्स है। आई बात समझ में?
तो क्या लिखा गया है, पढ़िए। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड नीमोटैक्सिक सेंटर, क्या बोलेंगे इसे, नीमोटैक्सिक। नीमो मतलब क्या होता है, एयर होता है, टैक्सिस मतलब क्या होता है, मोमेंट होगा, है ना। तो दोनों का नाम लिख लो यहाँ पे। पोन्स को क्या बोलेंगे, बोलिए, नीमोटैक्सिक। मेडुला को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी। है ना। चलिए, तो क्या लिखा है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड नीमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो पोन्स का काम क्या है, कैन मॉडरेट, कर सकता है। ये किसको गाइड करेगा, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करेगा, गाइड करेगा। आगे पढ़िए, न्यूरल सिग्नल, क्या लिखा गया है, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या कर देना, कम कर देना, है ना, द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के ब्रीदिंग के ड्यूरेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो रेट क्या होता है, क्या लिखा है, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या हो गया, ब्रीदिंग रेट। ड्यूरेशन कम हो गया तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे पढ़िए, अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। देखिए, ये जो रिदम सेंटर है ना, इसके अगल बगल में ना केमिकल का भी एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, कीमोसेंसिटिव। आई बात समझ में, जब CO2 H+ ये सब क्या है, केमिकल कंपोनेंट है ना, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में अगर किसी तरह का चेंज हो जाएगा तब ये एक्टिवेट होगा, है ना। तो पढ़िए इसको एक बार, एनसीईआरटी से पढ़ लो पहले। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, अगल बगल में, है ना, टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+। तो ध्यान रखिएगा कि इसके चारों तरफ, ये देखिए, ये क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, तो इसके चारों तरफ ना कुछ ऐसा एरिया होगा, इसको जैसे ही पता चलेगा ना कि CO2 बढ़ रहा है ब्लड में, क्या बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है या H+ बढ़ रहा है, तब तुरंत एक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसे क्या बोलेंगे, बोलिए, कीमो, बोलिए, कीमो, क्या हुआ, सेंसिटिव ही तो है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज देखो यहाँ पे, केमिकल का नेचर बढ़ेगा ना हार्मफुल, जैसे CO2 H+ बढ़ेगा तो ये एक्टिवेट होगा, लेकिन ऑक्सीजन घटेगा बढ़ेगा ना, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल नहीं है। आई बात समझ में। इस लाइन को दोबारा पढ़िए क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएगा ये। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive for, पूछा गया क्वेश्चन, गलत करवाया है। तो ध्यान रखिएगा, किसके लिए सेंसिटिव होगा, CO2 और H+ के लिए, ऑक्सीजन का कोई रोल इसमें नहीं होगा, है ना। पढ़िए, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस का मतलब क्या, CO2 और H+, दिस सब्सटेंस क्यों लिखा है, इसके पहले इसके बारे में जिक्र किया है। तो इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, कौन सा सेंटर को एक्टिवेट करेगा, कीमोसेंसिटिव एरिया को, है ना, which in turns can signals the rhythm center, उसके बाद किसको सिग्नल करेगा, रिदम सेंटर को, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, to make necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can be eliminated। अच्छे से देखिए, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ध्यान रखिएगा, ये अगला सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ना, तो इधर देखिए, ये जो ब्रेन में जो जाता है ना ऐसे आर्टरी ब्लड लेकर, इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। कब कब देखिए कोई आदमी गुस्सा होगा ना तो उसका देखिएगा अपना नस फूल जाता है, खुलता है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, कैरोटिड आर्टरी। नहीं, ज्यादा अगर आदमी टेंस कंडीशन में होगा ना तो देखिएगा किसी आदमी का फूलता है यहाँ पे, है ना। तो ये जो आर्टरी है ना, ब्रेन में जो ब्लड लेकर जाता है, इसे क्या बोलेंगे, कैरोटिड आर्टरी। का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, आर्टरी का मतलब क्या हुआ, जो ऑर्गन के पास प्योर ब्लड लेकर जाए, है ना। अब प्योर इम्प्योर तो बात के एक्सेप्शन भी आ जाता है उसमें, लेकिन ध्यान रखिए, जो ऑर्गन के पास जाए उसे क्या बोलेंगे, आर्टरी, जो ऑर्गन से दूर जाए उसे क्या बोलेंगे। तो जो हार्ट को ब्लड लेकर जाए, कोरोनरी आर्टरी, अरे हार्ट के पास जो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, कोरोनरी मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। तो ये जो आगे पढ़ाएंगे, पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है ना, कोरोनरी मतलब हार्ट, कार्डियक मतलब हार्ट। जस्ट इसके बाद का ही चैप्टर है, तो पढ़िए अच्छे से। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्ट एंड कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन द CO2 एंड H+। हर जगह देखिए CO2 और H+ के दे रहा है, लेकिन O2 के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। आगे का एक लाइन और पढ़िए, एंड सेंड सिग्नल्स टू द, है ना, रिदम सेंटर फॉर रिमेडियल एक्शन। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऑक्सीजन का उतना बड़ा कोई रोल
नहीं है। ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई बड़ा रोल नहीं है, CO2 और H+ का ज्यादा रोल है, क्योंकि H+ ज्यादा बढ़ेगा तो मीडियम कैसा हो जाएगा, पीएच घटेगा, पीएच घटेगा तो कैसा मीडियम होगा, एसिडिक होगा, एसिड होगा तो क्या होगा, दम घुटेगा ना। तो चलिए, इस पॉइंट में कोई डाउट है तो ध्यान दो, इसको एरो नीचे बना दो, इसको बनाओ पहले, एक बार और रिवाइज करा देंगे। बनाओ इसको अच्छे से, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखो इधर, यहाँ पे O2 लिखकर काट दीजिएगा, क्या करिएगा, हाँ काट के क्या लिख देना ऑक्सीजन के बगल में, नो सिग्निफिकेंट रोल इन, है ना, रेगुलेशन, सीधे लिखकर काट देना, अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है रेगुलेशन में, है ना, किसका रोल होता है, CO2 और H+ का, लिखो अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा कितना सेंटर होगा हमारे ब्रेन में, सेंटर ध्यान रखिए कितना होगा, 3, मेनली 3, मेनली कितना, 3, मेजर लेवल पे 2। पहला को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा क्या हुआ, निमोटैक्सिक सेंटर, इसका कितना पार्ट, बोलिए, मिडल ऑब्लोंगेटा का कितना पार्ट, 2, DRG एंड BRG, तो बतला ही दिए हैं। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 3 डिजीज दिया है रेस्पिरेशन से रिगार्डिंग, क्या दिया है, 3 डिजीज दिया है। एक दिया है अस्थमा, क्या दिया है, अस्थमा। दूसरा दिया है इम्फाइसेमा, एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया है ना वो घट जाता है, ज्यादा मेनली सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है, लॉन्ग टाइम तक जो स्मोकिंग करता है उसका सरफेस एरिया एल्वियोलाई का घट जाएगा। तो जब एल्वियोलाई का ही संख्या कम जाएगा तो क्या गैसियस एक्सचेंज पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए नोट करो, ये चैप्टर में बोर्ड होने का कंडीशन मेन है, पता चला कि जरूरत से ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ है, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन सच्चाई यही है ना कि इतना आपको आना चाहिए। रेगुलेशन में लिख के समझा देंगे एक बार और, भूलना नहीं है तो इसलिए तो अलग लिखा दिया गया। जो काम के चीज था पीछे ध्यान रखिए, मैकेनिज्म है वो हम अभी आपको बतलाए हैं, लेकिन जो काम का चीज था वो तो हम यहाँ पहले पढ़ा दिए ना। मेनली कितना सेंटर होगा, 3 होगा। एक क्या होगा, डोर्सो रेस्पिरेटरी ग्रुप, दूसरा क्या होगा, वेंट्रो रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो दोनों किसका पार्ट है, मेडुला का। अब मेडुला को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दूसरा सेंटर को क्या बोलेंगे, निमोटैक्सिक सेंटर। किसको बोलेंगे, पॉन्स को। आई बात समझ में। अब मेन यही है, मेन क्या है, ये है, जरूरत पड़ने पे पॉन्स इसको गाइड कर सकता है। नहीं होता है अपने तो किसी काम के लिए किसी को रिक्वेस्ट किए हैं कि कर देने के लिए, लेकिन जरूरत पड़ता है तो किसी से कहवा भी देते हैं तो ये काम मेरा जल्दी हो जाए, है ना। तो यही काम पॉन्स का है। एक नेचर इसके लिए दे दिया है कि केमिकल के लिए भी यहाँ पे रिसेप्टर पाया जाता है मेडुला के अगल बगल में। कौन सा केमिकल के लिए, तो CO2 के लिए और H+ के लिए। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का कोई रोल होगा क्या, नहीं होगा, है ना। एक डाउट आना चाहिए था आपको, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बोलिए, ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ब्रीदिंग रेट क्या होगा, बोलो। देखिए यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब ब्रीदिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज। आइए टॉपिक पे, 5 मिनट का टॉपिक है। सबसे पहला क्या डिजीज है, कौन सा, अस्थमा। कौन सा है, अस्थमा। पढ़िए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्यों होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। क्या हो जाता है, ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। आई बात समझ में, सूजन, है ना, पेनफुल सूजन। इसको समझाना है, अभी समझाएंगे इन्फ्लामेशन के बारे में। डाउट आ रहा है उसमें, इसमें कुछ समझाना है, मिटाएं। देखो
ट्वेल्थ क्लास में जाइएगा तो एक चैप्टर पढ़ना है आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो इन्फ्लामेशन किसे बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो दो तरह का सूजन होता है ना, स्वेलिंग दो तरह का होता है। एक में आपको पेन होगा, एक में पेन नहीं होता है। तो जिसमें पेन होगा ना, पेनफुल स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? पेनलेस स्वेलिंग को ओडिमा या ईडिमा, है ना। देखते होंगे झुग्गी उग्गी उधर है ना, बहुत सारे बच्चे लोग को देखिएगा जिसको खाना पीना न्यूट्रिशन अच्छा से नहीं मिलेगा तो शरीर और पेट बाहर निकल जाता है ना। तो क्या होता है? पेनलेस स्वेलिंग में क्या बोलेंगे उसको? ओडिमा या ईडिमा भी बोलते हैं, लेकिन पेनफुल स्वेलिंग को क्या बोलेंगे? ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है, न्यूट्रिशन के कमी होता है ना, उसके कारण भी क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है ना। ये है क्या है? पेनफुल स्वेलिंग। तो इसमें क्या होगा? इसमें पेन भी होगा। क्या होगा? पेन होगा, टेम्परेचर राइज होगा, और क्या होगा? बोलिए। रेडनेस आएगा। क्या आएगा? चोट उट लगता है ना, या किसी चीज कट जाता है, इंजरी हो जाता है, इंसेक्ट वगैरह काट लेता है, तो देखिएगा वहां पे क्या हो जाता है? रेडनेस टाइप का हो जाता है ना। तो रेडनेस होगा, टेम्परेचर भी कभी कभी वहां पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होगा? पेन होगा। इसमें पेन होगा क्या? नहीं। तो आपको सिर्फ एक लाइन ध्यान रखिएगा कि पेनफुल स्वेलिंग को क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन बोलेंगे। बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 12th का टॉपिक है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है इसका। हाँ, ये लिख लो यहाँ पे, इतना तक लिख लो, क्योंकि अभी सिखाना है ना यार। तो 3 डिजीज पढ़ेंगे, अस्थमा पढ़ेंगे, इम्फाइसेमा पढ़ेंगे, और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। हेडिंग दे देते हैं। हो गया खत्म, 2 मिनट का टॉपिक है, टाइम देखने की जरूरत ही नहीं। मिटाएं? ये इसलिए बताएं कि इन्फ्लामेशन के बारे में पूछिए, है ना। तो 3 डिजीज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? सबसे पहला अस्थमा। क्या पढ़ेंगे? तो अस्थमा में क्या होगा? बोलो। ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकी एंड ब्रोंकाई, ये दोनों पार्ट में अगर सूजन हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन को बोलेंगे अस्थमा। इसके कारण क्या होगा? डिफिकल्टी होगा किसमें? ब्रीदिंग में। किसमें होगा? ब्रीदिंग में, है ना। इम्फाइसेमा में क्या होगा? इम्फाइसेमा में होता यह है कि सरफेस एरिया घट जाता है ना, एल्वियोलाई का। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एल्वियोलाई भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घट जाएगा। तो गैसियस एक्सचेंज होता किससे था रियल में? एल्वियोलाई से। तो जब उसका काउंट ही कम जाएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना।
सांस में। चलो ये क्या है, क्रोनिक, कौन सा टर्म है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, डिजीज या डिसऑर्डर। दो टर्म होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। कोई भी वैसा डिजीज जो आपको सडन हो जाए, है ना, निमोनिया, डेंगू, जॉन्डिस, कोलेरा वगैरह होता है ना, वो क्या होता है, ध्यान दो इधर। क्रोनिक के मतलब क्या है, क्रोनिक का मतलब हुआ धीरे धीरे होना, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का, है ना, लीवर सड़ गया, है ना, अल्कोहल पीता है, कंजप्शन करना है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोनिक बोलेंगे। जो धीरे धीरे हो, फाइलेरिया होता है ना, एक डिजीज होता है, मच्छर काटता है, जो हाथी पाँव रोग बोलते हैं, तो वैसा डिजीज जो धीरे धीरे हो, लंबे समय के लिए हो, ज्यादा घातक होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। देखिए कोई जल्दी हो, है ना, उसे एक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट। तो उतना नुकसान नहीं करता, अगर निमोनिया हो गया, डेंगू हो गया, कोलेरा हो गया, तो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन क्रोनिक वाला क्या कर देगा, ज्यादा घातक होता है। आई बात समझ में। तो क्या लिखे, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या डिसऑर्डर। जो डस्ट वाला जगह पे काम करते हैं ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह हो गए, आपको ये मास्क, कोल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जहाँ पे धूल ज्यादा उड़ता है ना, जहाँ पे पत्थर उत्थर सीमेंट वगैरह बनता है, तो उनको धीरे धीरे लंग्स खराब होगा, फाइब्रस टिश्यू बनना स्टार्ट होगा, एक ही बार लंग्स खराब नहीं होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनका लंग्स के जो टिश्यू है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू में। तो इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला कौन सा डिजीज है, अस्थमा। देखिए बुक में कौन सा डिजीज, अस्थमा। क्या लिखा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग। वीजिंग मतलब क्या होता है, घरघराहट का साइन आता है ना, आवाज हल्का सा, उसे क्या बोलते हैं, वीजिंग, है ना। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। आई बात समझ में। तो क्या ये एल्वियोलाई लेवल तक प्रॉब्लम आया, क्या ये अस्थमा जो है, क्या इसमें एल्वियोलाई खराब हुआ, नहीं हुआ। कौन सा पार्ट खराब हुआ, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। उसके बाद वाला देखिए, इम्फाइसेमा, क्या दिया है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। कैसा डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसमें भी लिख लीजिएगा, क्रोनिक डिसऑर्डर। ये भी धीरे धीरे खराब होगा। कैसा डिसऑर्डर होगा, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होगा। पढ़िए आगे, इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज। एल्वियोलाई का जो वॉल होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब मेनली सिगरेट स्मोकिंग से देखा गया है। किससे होता है, मेनली सिगरेट स्मोकिंग से। तो लिखा भी यहाँ पे, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग। निकोटीन होता है ना, केमिकल्स होता है, वो क्या करता है, ब्लड को पोल्यूट करता है वो। इसलिए देखते हैं ब्लड का जब ट्रांसफ्यूजन होता है, टेस्ट होता है, सबसे पहले उसका ब्लड का टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं किसी का ब्लड डोनेट कर दिया जाए, पहले चेक किया जाता है कि उसका ब्लड देने लायक है कि नहीं है। हाँ, मर नहीं जाएगा ना, तो मरेगा, ब्लड की कमी होगा तो, लेकिन अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। टी लिम्फोसाइट होता है ना, रिजेक्ट कर देगा उसे, क्या कर देगा। बॉडी में इम्यूनिटी दो टाइप्स का होता है, एक सेलुलर होता है और एक क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। एक एंटीबॉडी लड़ता है हमारे बॉडी में, है ना, पैथोजन के खिलाफ, और क्या लगता है, सेल लगता है, टी सेल। टी सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिजीज में पढ़ना है, नहीं समझ में आया। ऑर्गन्स वगैरह ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ह्यूमन का ही नहीं, ह्यूमन में किडनी किया जाता है। मैचिंग क्यों करते हैं, मैचिंग इसलिए किया जाता है कि लगाने के बाद सूट करेगा कि उसे बॉडी हमारा रिजेक्ट कर देगा। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में सेल के पास कैपेसिटी है अपने को और दूसरे को पहचानने का। आई बात समझ में, अपने और दूसरों में क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेसिटी है। अगर फॉरेन एजेंट आएगा, बाहरी आएगा, तो उसे बॉडी का सेल हमारा क्या करेगा, चुन चुन कर मारेगा। इसका एग्जाम्पल है कि सभी लोग क्या करते हैं, मान के चलो कि सभी को भी दो दो समोसा खिलाया गया और वो खराब समोसा है, तो सारे लोग को डायरिया नहीं होगा, सारे लोग को टाइफाइड नहीं होगा। जिसका इम्यूनिटी मजबूत होगा ना, उसको पच जाएगा, है ना। जिसका इम्यूनिटी वीक होगा, उससे क्या हो जाएगा, उसको उससे डिजीज या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसे रिजेक्ट करेगा। तो उसी तरह से इम्यून सिस्टम में ना टी सेल होता है, वो पहचानता है कि हमारे सेल का है या किसी अदर पर्सन का है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए मैचिंग किया जाता है। तो देखिए लास्ट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्यों लिख दिया गया, बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री जहां पे धूल मिट्टी का काम होता है ना, या डस्ट उड़ता है। पढ़िए, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रोकिंग, जहां से पत्थर सीमेंट वगैरह बनता है ना, क्रेशर वगैरह होता है, वहां के बारे में बोल रहा है। स्पेशली सबसे ज्यादा डस्ट तो वहीं उड़ेगा। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट डिफाइंस डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप। हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से उससे लड़ नहीं पाता है, बचा नहीं पाता है ना। कोप विद द सिचुएशन, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन, है ना, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, है ना, प्रोलिफरेशन। देखिए
नंबर भी बढ़े, साइज भी बढ़े, किसी चीज का बढ़ जाना, उसे क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेशन। मतलब क्या हो जाएगा? फाइबर का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? लंग्स के टिश्यू में क्या बनना शुरू हो जाएगा? फाइबर्स, है ना। तो लिखा है यहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग्स डैमेज, है ना। तो क्या हो जाएगा? सीरियस लंग्स डैमेज हो जाएगा। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो देखिएगा कोल माइंस वगैरह में, धूल डस्ट में जो काम करता है ना, वो क्या करता है? मास्क लगाए रखता है। लिख लो।